हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पे क्लास 10 साइंस की एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक की सारी एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, इवन चैप्टर 5 एंड 6 जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पे। तो वहाँ पे जाकर के आप सारे चैप्टर्स को, सारी एक्टिविटीज़ को आप वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लास 10th के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर आप किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम होता है या फिर कोई भी अदर एग्जाम जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरल साइंस का पोर्शन, अगर कोई भी एग्जाम ग्रेजुएशन बेस्ड है, ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो उसमें जो जनरल साइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लास 9th एंड 10th से भी पूछा जाता है ना। तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर 9 और चैप्टर 10, दो चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 में 2 ही एक्टिविटीज़ है, तो मैंने इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ यहाँ पे ले लिया है। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 दोनों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी क्या कह रहा है, टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। एक लार्ज शाइनिंग स्पून लेना है आपको, और उसका जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये स्पून है, इसका ये कर्व्ड सरफेस है, तो इसमें आपको क्या करना है, अपना फेस देखना है। डू यू गेट द इमेज, इज इट स्मॉलर और लार्जर। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, इनर सरफेस जो होता है स्पून का, उस साइड से आपको व्यू करके देखना है कि आपको कैसी इमेज दिख रही है। तो जब आप किसी स्पून में अपना फेस देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि आपको उसमें स्मॉलर, जब आप नज़दीक से देखेंगे तो लार्जर इमेज दिखेगी आपको, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पून को धीरे धीरे दूर करना है, अपने फेस से दूर करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं ना, यहाँ पे हमारा फेस है, और यहाँ पे हम जैसे जैसे स्पून को अपने से दूर कर रहे हैं, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो इमेज है वो छोटी होती जाती है। ओके, अब क्या करना है, रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब उसको पलट देना है, यानी कि उसका जो बैक साइड है ना, जो आउटर सरफेस, आउटर कर्व्ड सरफेस है, उस साइड से अब आपको क्या करना है, इमेज देखना है, अपना फेस देखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमें इस कंडीशन में, देखो, जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें उल्टी इमेज दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसके कर्व्ड सरफेस से देखते हैं, उसके आउटर साइड में जो कर्व्ड सरफेस होता है, ये इस तरह से उभरा हुआ जो सरफेस होता है, उस साइड से जब हम देखते हैं तो हमें कैसी इमेज दिखाई देती है, सीधी, है ना। लेकिन जब हम उसके इनर साइड में जो कर्व्ड सरफेस होता है, इस साइड से जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की इमेज, उल्टी इमेज दिखाई देती है। अब क्या करना है, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑन दी टू सरफेसेस। इन दोनों ही सरफेस में जो हमने इमेज देखा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिली, उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि जब हम कनकेव सरफेस से, यानी कि जो अंदर के साइड में धंसा हुआ होता है, उसको कनकेव कहते हैं। तो जब अंदर के साइड में धंसा हुआ इनर कर्व्ड सरफेस से जब हम देखते हैं तो हमें लार्ज और इरेक्ट इमेज मिलती है। लेकिन जब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, हमें क्या मिलता है, हम क्या देखते हैं कि हमें इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, उल्टी इमेज दिखाई देती है, और इमेज का साइज भी धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इमेज का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ओके, फिर जब हमने रिवर्स किया तब हम क्या देखते हैं कि हमें इरेक्ट और स्मॉलर इमेज दिखाई देती है, और इसके साइज पे जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इसके आउटर कर्व्ड सरफेस से, यानी कि कन्वेक्स सरफेस से, उसके साइज में कोई ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। एक साइज, एक डिमिनिश्ड साइज, एक छोटी साइज की इमेज हमको हमेशा मिलती है, चाहे हम पास रखते हैं चाहे हम दूर रखते हैं। तो इससे हमें मिरर की प्रॉपर्टी पता चल रही है, स्फेरिकल मिरर, है ना। ये जो स्पून है, इसका जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, इसको अगर आप गोल करेंगे तो एक स्फेरिकल सरफेस मिल रहा है हमें, है ना, स्फेरिकल शेप मिल रहा है हमें। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, उसके कर्व्ड सरफेस से जब हम देखेंगे तो हमें किस तरह की इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये मिरर की प्रॉपर्टी को बता रहा है। ओके, सो ओवरऑल हमने इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो सरफेस कर्वेचर है, जैसे कि हमने इस साइड से जब इमेज को देखा तो हमें लार्ज इमेज भी मिल रहा है, सेम साइज का भी इमेज मिल रहा है, जैसे जैसे दूर कर रहे हैं साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसको हम कहते हैं कर्वेचर। ये जो है इसको कहा जाता है कर्वेचर। तो इसके कर्वेचर से जब हमने इसे पलट दिया तो कर्वेचर चेंज हो गया,
तो इसके कर्वेचर से सरफेस का जो कर्वेचर है वो क्या करता है, इमेज के साइज और पोजीशन को और नेचर को अफेक्ट करता है। यही ये एक्टिविटी हमें बताती है, ठीक है, कि इसका कर्वेचर जब चेंज होता है तो इमेज की साइज भी चेंज होती है, उसकी पोजीशन भी चेंज होती है, दूर या पास, है ना, सीधा मिलेगा या उल्टा मिलेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। तो यही इस एक्टिविटी में बताया गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेना है क्या कह रहा है। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। कभी भी सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है। और इवन बहुत सारे बच्चों का होता है कि मिरर में आप ना सनलाइट को क्या करते हो, देखने की कोशिश करते हो, राइट। तो वैसा भी करना बहुत खतरनाक हो सकता है, उससे हमारी आंखें डैमेज हो सकती है, वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे क्या कर रहा है, होल्ड अ कनकेव मिरर। अब आपको कनकेव मिरर लेना है। कनकेव मिरर का मतलब जिसका अंदर का साइड धंसा हुआ हो। याद रखने का क्या अच्छा सा तरीका है, केव मतलब होता है गुफा, गुफा तो गुफा कुछ इस तरह की होती है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जिसका अंदर का साइड धंसा हुआ हो वो कनकेव, और कन्वेक्स मतलब जिसका सरफेस उभरा हुआ होता है उसको कन्वेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे कनकेव मिरर लेना है। एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। अब लाइट इधर से जाएगी तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये है ना, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसको सन की तरफ रखना है। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट। आपको एक पेपर ले लेना है, ठीक है, एक पेपर ले लेना है यहाँ पे, और यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो इस सनलाइट की तरफ आपको इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक पेज रख लेंगे, यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कनकेव मिरर आपको इस तरह से रखना है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रखना है। उसके बाद क्या करना है, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट। उसके बाद क्या करना है आपको कि इसको ना आगे पीछे इस तरह से मूव करते रहना है जब तक कि आपको इस पे कुछ इस तरह का स्पॉट आपको नज़र नहीं आने लगे, ठीक है। इस तरह का आपको स्पॉट देखने को मिलेगा, तब तक इसको एडजस्ट करते रहना है, इस मिरर को आगे पीछे करके। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर स्पॉट, एक ब्राइट शार्प स्पॉट आपको इस पेपर पे देखने को मिलेगा। उसी पोजीशन पे क्या कर देना है, होल्ड करके रखना है कुछ देर तक मिरर को, और पेपर को सेम पोजीशन पे वैसे ही रखना है कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद देखना है कि क्या होता है। तो जब हम इसी सेम पोजीशन पर कुछ मिनट तक रखते हैं ना, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ब्राइट स्पॉट हमें दिख रहा था वहाँ पर से ना यहाँ पे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पेपर जलना शुरू हो जाता है, बर्न होना शुरू हो जाता है, इसमें से धुआं निकलने लगेगा और धीरे धीरे इसमें आग भी लग सकती है। ज़्यादा देर तक अगर हम रखेंगे तो ये फायर भी कैच कर लेता है। तो ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों जलने लगता है? तो इसके पीछे ये रीज़न है कि जब हमने यहाँ पे कनकेव मिरर रखा था, है ना, ये कनकेव मिरर है जिसकी एक साइड क्या होती है इस तरह से। तो जब हमने यहाँ पे कनकेव मिरर रखा तो एक्चुअली ये कनकेव मिरर ना कन्वर्जिंग होती है नेचर में। तो जब हमने इसे रखा तो यहाँ से जो लाइट आ रही है, ये जो सीधी रे आ रही है सनलाइट, ये सारी रेज को क्या कर देता है, एक जगह पर कंसंट्रेट कर देता है। सारी की सारी रे ऑफ लाइट क्या होती है, एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगता है और उसी हीट की वजह से ये पेपर जलने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट अपीयर्स ऑन द पेपर एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें ये स्पॉट देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम उस स्पॉट पे सेम पोजीशन पे जब हम देर तक रखते हैं तो क्या हो जाता है, पेपर जलना शुरू कर देता है। क्या रीज़न है इसका? तो रीज़न ये है कि सबसे पहले तो स्पॉट जो हमें दिखा वो क्या है, वो इमेज है सन का, ठीक है। और जहाँ पे वो इमेज बन रहा है उसको हम उस मिरर का फोकस कहते हैं। और यहाँ पे हमने रखा है ना, यहाँ पे सनलाइट है, तो यहाँ से और यहाँ पे हमें इस पेपर पे हमें इमेज मिल रही है यहाँ पे। तो इस मिरर से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं फोकस। तो फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे पता चली। थर्ड चीज़ इमेज के बारे में पता चला कि इमेज, ये जो स्पॉट बन रहा है वो इमेज है सन का, यानी कि एकदम पॉइंट साइज है, एकदम छोटा सा है, ठीक है।
अब पेपर बर्न क्यों हुआ, तो उसका क्या रीज़न है कि ये जो सनलाइट आ रही थी उसको इस मिरर ने क्या कर दिया, एक जगह पर कंसंट्रेट कर दिया, एक जगह पर कन्वर्ज कर दिया, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई और पेपर जल जाता है। तो ओवरऑल हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, हमें फोकस, फोकल लेंथ और इमेज किस तरह की बन रही है, इस फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने कंक्लूड किया। सो पैरेलल रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, इससे हमें प्रिंसिपल फोकस भी पता चल गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, फोकस पे क्या करती है, जो भी पैरेलल रेज आ रही है वो सारी की सारी कहाँ पे कन्वर्ज होती है, प्रिंसिपल फोकस पे। ओके, तो इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ हमने क्या कंक्लूड करी कि फोकस पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, पॉइंट साइज है, यानी एकदम छोटा है। थर्ड चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व करी, इससे कि जो डिस्टेंस है मिरर की, इस मिरर के पोल से लेकर के इस इमेज तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही था कि कनकेव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है। बस यही आपको इसमें कंक्लूड करना था। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 9.3। इसमें क्या कर रहा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। जैसा कि हमने अभी देखा कि जब कोई कनकेव मिरर होता है तो उसके बीचों बीच हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम पोल मानते हैं, और बिकॉज इसका जो कर्वेचर है वो इस साइड में है तो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड में होगा, तो यहाँ पे हम इसका फोकस मान लेते हैं और यहाँ पे इसके इक्वल डिस्टेंस में जो डिस्टेंस होती है उसको सी मान लेते हैं। तो फोकस से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। ओके, अब क्या कह रहा है, इन एक्टिविटी 9.2 जो हमने अभी देखी, यू हैव सीन दैट द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट यू गॉट ऑन द पेपर इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। जो शार्प ब्राइट स्पॉट हमें पेपर पे देखने को मिल रहा था वो क्या था, इमेज था सन का, है ना। यू गॉट द अप्रोक्सीमेट फोकस लेंथ ऑफ द कनकेव, अच्छा, इट वॉज अ टाइनी रियल इन्वर्टेड इमेज। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो इमेज था इसका नेचर कैसा था, ये टाइनी था, यानी बिल्कुल पॉइंट साइज था, रियल एंड इन्वर्टेड था, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। यहाँ पे पॉइंट साइज है इसलिए हमें ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या क्लियर कर रहा है कि ये जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी इन्वर्टेड इमेज होगी, जब भी उल्टी इमेज बनेगी तो वो हमेशा रियल होती है, और जब भी सीधी इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी। ये आपको याद रखना है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, रियल इमेज कब बनती है, जब उसी साइज में इमेज बनती है तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं, और जब बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कर रहा है इसमें, यू गॉट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। आपने उस इमेज को इस कनकेव मिरर से यहाँ पे जो सन की इमेज बन रही थी पेपर पर उसकी जो डिस्टेंस मेज़र किया उससे आपको फोकल लेंथ पता चल गया। अब क्या करना है, अब वही कनकेव मिरर फिर से आपको लेना है, उसका अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ आपको निकाल लेना है। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र कर लेनी है। उसके बाद मार्क अ लाइन ऑन अ टेबल विद द चॉक, प्लेस द कनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड, प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से लाइन खींचना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, मिरर रख देना है स्टैंड पे। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, ड्रॉ विथ अ चॉक टू मोर लाइन अप पैरेलल टू द प्रीवियस लाइन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव लाइन इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दो और लाइन खींचना है। दिस लाइन विल नाउ कोरस्पॉन्ड टू द पोजिशन ऑफ द पॉइंट पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये लाइन लेनी है, यहाँ पे आपने मिरर रख दिया, ये एफ हो गया, और यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे हम क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे, और ये है पोल। ओके, अब क्या करना है, कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट से अ बर्निंग कैंडल एट अ पोजीशन फार बियॉन्ड सी। सी के बहुत पीछे यहाँ पे आपको क्या करना है, बर्निंग कैंडल ले लेना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे मेज़र करना है ना। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुल्ली। अब आपको ना डिफरेंट पोजीशन पे रख करके क्या करना है, आपको इमेज की लोकेशन पता करनी है, इमेज की प्रॉपर्टी पता करनी है कि किस तरह की इमेज पता चल रही है, उसका नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज आपको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, फिर इसी एक्टिविटी को दोहराना है बाय प्लेस द कैंडल जस्ट बियॉन्ड सी। उसके बाद फिर सी पे रखना है, फिर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है, फिर फोकस पे रख के देखना है, यानी धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसके पास ला करके आपको चेक करना है ना। ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका फोकस,
ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें कुछ इस तरह का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम आगे अभी देखेंगे कि किस तरह से ये इमेज मिल रहा है। इमेज फॉर्मेशन भी हम अभी आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे तो आपको बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली ये एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे टेबल दिखाया है। ठीक है, तो इसमें जब आप बहुत दूर रखोगे तो आपको फोकस पर इमेज मिलेगी, बहुत छोटी पॉइंट साइज जैसा कि आपने अभी देखा था, है ना, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। फिर जब आप बियॉन्ड सी रखोगे यानी सी के जस्ट पीछे रखोगे तो फोकस एंड सी के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होता है, छोटी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। फिर जब आप सी पर रखते हो तो सेम साइज की इमेज बनती है सी पर ही। यहाँ पे आपने कैंडल रखा और यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी सेम साइज की। फिर जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हो तो बियॉन्ड सी इमेज बनती है। फिर जब फोकस पे रखते हो तो इन्फिनिटी पे बनती है। यानी कि इमेज जो है, आप क्या इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम पास में ला रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस मिरर के पास आ रहा है, ये इमेज जो है वो दूर होती जा रही है। आपने ये ऑब्जर्व किया, इमेज जो है वो दूर होती जा रही है और साइज जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ पे एकदम पॉइंट साइज था, फिर छोटा हुआ, फिर सेम साइज का हुआ, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा और इनलार्ज होता जा रहा है। तो साइज इंक्रीज होता है। इससे ओवरऑल हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जैसे जैसे हम इमेज को मिरर के पास लाते हैं, उसका साइज जो है, उसके इमेज का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है और पोजीशन जो है वो दूर होती जाती है। ठीक है, अब कैसे बनता है वो हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी उसी पे है, ड्रॉ नीट रे डायग्राम फॉर ईच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 9.1। उसमें जो भी हमने 6 केसेस देखे थे उन सभी का रे डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और उस डायग्राम को आपको जो बुक में दिया हुआ फिगर 9.7 में डायग्राम दिया हुआ है उससे मैच करना है। फिर उसके नेचर, पोजीशन एंड साइज को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है और उसे टैबुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, रूल होता है। उस रूल को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। 4 रूल होते हैं मिरर फॉर्मेशन के, मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके 4 रूल होते हैं। उस रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी कोई रे किसी भी मिरर के पैरेलल आती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसके पैरेलल आती है तो वो प्रिंसिपल फोकस पर रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, यानी कि इसके लिए, इसको समझने के लिए हम 2 रे ले लेते हैं या 1 रे ले लेते हैं। एक रे आई सीधी इस तरह से इस प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे आती है पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे इस मिरर का हमने मान लिया ये फोकस है और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रे रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो ये यहाँ से इस फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, इस फोकस के थ्रू इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी। ये रूल है ना। आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए ये पता होना चाहिए कि एक रे तो हमें सीधी लेना ही लेना है हर केस में, तो वो जब भी रिफ्लेक्ट करेगी तो वो फोकस के थ्रू गुजरेगी। ओके, कनकेव मिरर के केस में। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के केस में जब भी कोई सीधी पैरेलल आएगी तो वो यहाँ पे इसका फोकस है ना, यहाँ पे इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये इस फोकस के बिहाफ में इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी। समझ गए? यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल रखना है और यहाँ से डॉट डॉट दे करके यहाँ से सीधा लाइन खींचना है। यानी ये इस फोकस के बिहाफ में ये रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस से ये इस तरह से डाइवर्ज होती हुई गुजरेगी। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ये इस पर जो भी इमेज, इस पर जो भी रे पड़ती है वो डाइवर्ज हो जाती है, उसी डायरेक्शन में इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन कनकेव मिरर क्या करता है, वो कन्वर्ज कर देता है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, आई होप। ये रहा, आप देखो यहाँ पे ये कनकेव मिरर है, सीधी रे आई और वो रिफ्लेक्ट करेगी कहाँ पे, फोकस के थ्रू। कन्वेक्स मिरर में भी फोकस से होती हुई दिखेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा रूल क्या कह रहा है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू अगर पास होती है, ये प्रिंसिपल फोकस के थ्रू इस तरह से अगर आती है तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्रॉस करेगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये मिरर है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ से इस तरह से रे आ रही है फोकस के थ्रू, तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगी ना तो ये पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ये सेकंड रूल है, आपको याद रखना है। कन्वेक्स मिरर में भी पैरेलल, कन्वेक्स मिरर में यहाँ पे फोकस होता है,
तो इसके तरफ ऐसे आती हुई दिखेगी अगर कोई भी इमेज, कोई भी रे इस फोकस की तरफ आती हुई दिखेगी, तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये भी पैरेलल जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका देख लीजिए इमेज फॉर्मेशन, ये रे आई फोकस के थ्रू आ रही है तो वो सीधा रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक वैसे ही कन्वेक्स मिरर में भी होगा, यहाँ से रे आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करती है, इस तरह से, यहाँ पे ये फोकस है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करती है तो ये इसी पाथ में फिर से वापस हो जाएगी, इसी पाथ में, इसी पाथ पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग दी सेम पाथ। वैसे ही कन्वेक्स मिरर में भी होगा। कन्वेक्स मिरर में आपको यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से आ रही है इमेज, है ना, इसकी तरफ, तो वो कैसे मुड़ेगी, उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। ये रहा इमेज, सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली अगर पोल की तरफ आती हुई कोई भी रे पोल की तरफ अगर आ रही है, इस पे पड़ रही है इस तरह से, तो क्या होगा, वो जितना एंगल इस प्रिंसिपल एक्सिस से बन रहा है ना, उसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरह से इसमें भी होगा, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 रूल जो है वो आपको याद होना चाहिए। ये कनकेव मिरर का है, ये कन्वेक्स मिरर का है। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे रे डायग्राम बनेगा। तो पहला केस क्या था कि बहुत फार बियॉन्ड सी रखना था, यानी कि इन्फिनिटी पे रखना था ऑब्जेक्ट को। तो जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो अब इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, और ये फार बियॉन्ड कोई कैंडल हमने यहाँ पे रखा। तो पहले सबसे पहले कैसे हम इमेज बनाएंगे, सबसे पहले एक सीधी रे, इस तरह से। हमने क्या देखी प्रॉपर्टी कि कोई भी रे जब पैरेलल जाती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है, फोकस के थ्रू। तो ये रिफ्लेक्ट करेगी इस फोकस के थ्रू। दूसरी रे हम कोई भी ले लेंगे, या तो उसको फोकस के थ्रू आप पास करा दीजिए, या उसको पोल के थ्रू पास करा दीजिए, या उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करा दीजिए। यहाँ पे क्या है कि इन्फिनिटी पे, यानी कि बहुत दूर है, इतना डिस्टेंस है कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उससे जो भी रे आएगी वो हमेशा पैरेलल आएगी। तो इस केस में आपको पैरेलल रे ही लेना है। तो फिर से हमने पैरेलल रे लिया और वो भी फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी। तो इमेज जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन इस एफ पॉइंट पे जाकर के मीट कर रही है, तो दैट मीन्स कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर है। कैसा, पॉइंट साइज्ड, है ना, एंड नेचर कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये रहा पोजीशन फोकस पे, साइज की क्या है, पॉइंट साइज, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब सी पर लेना है हमें ऑब्जेक्ट। ये रहा पोल, ये है फोकस, और ये रहा आपका सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने कैंडल रखा, इससे एक रे सीधी गुजारेंगे तो वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी इस तरह से। ठीक है, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी रे हम कोई भी ले लेते हैं फोकस के थ्रू, ऐसे, तो ये सीधी जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब ये दोनों मिल कहाँ पे रही है, ये वाली रे, इस रे को देखो आप, यहाँ पे मीट कर रही है ये दोनों रे, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, सी और एफ के बीच में। किस तरह का, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो हमेशा रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, सी और एफ के बीच में, है ना। तो ये हो गया आपका पोजीशन। पोजीशन कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड, छोटा है, पॉइंट साइज नहीं है, छोटा है। नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये रहा आपका इमेज। लुक एट दिस, बिल्कुल ऐसा ही मिला था हमें भी, है ना। अब थर्ड केस देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी। अब सी पे रखना है आपको ऑब्जेक्ट, ये पोल है, ये फोकस है, और ये रहा आपका सी। सी पे आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। एक रे हम सीधी खींचेंगे, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी रे हम फोकस के थ्रू ले लेते हैं तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा स्केल की वजह से दिक्कत हो रही है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बिल्कुल सी पर ये इमेज बनेगी इस तरह से, सी पर ये दोनों लाइन मीट करेगी। ठीक है, तो सी पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिली हमें, एंड सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट था
उतनी ही साइज की हमको इमेज भी मिली। तो सी पोजीशन पर सेम साइज की इमेज मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है। फोर्थ केस क्या है, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। सी, ये रहा आपका एफ, ये है आपका सी। अब इस दोनों के बीच में हमको इमेज रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। तो हमने यहाँ पे रखा, यहाँ से एक रे सीधी जाएगी, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी रे हम ले लेते हैं फोकस के थ्रू, तो ये इस तरह से जाएगी। तो आप देखोगे कि सी के पीछे यहाँ पे आकर के ये दोनों रे मीट करती है। तो बियॉन्ड सी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। साइज कैसा है, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, इनलार्ज है, और पीछे बन रहा है सी के पीछे। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये रहा साइज, इनलार्ज, पोजीशन बियॉन्ड सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ये रहा आपका इमेज, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जब फोकस पे रहे ऑब्जेक्ट तो कैसी इमेज बनेगी। तो ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सी। अब हमें यहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हमने रख लिया। एक सीधी रे खींचेंगे, वो जाएगी फोकस के थ्रू। फिर हमें दूसरी रे लेना है, हम ले लेते हैं पोल के थ्रू। ठीक है ना, हमने पोल के थ्रू लिया तो वो सेम एंगल से इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों रे एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, तो वो कभी जा कर के कहीं पे मीट ही नहीं करेगी। तो इस केस में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, हमें स्क्रीन पे कोई भी इमेज नहीं मिलती है, इमेज नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि ये दोनों रे मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, या हम कहते हैं कि हाईली इनलार्ज्ड है। पोजीशन कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी पे, जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेचर क्या होगा, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, क्योंकि आपने देखा कि दोनों रे लाइन के नीचे थी। इस लाइन के अगर नीचे जा रही है दोनों रे, मतलब कि रियल और इन्वर्टेड होगी। ओके, और अगर ऊपर मिलेगी तभी इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी। लास्ट केस हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है कहीं पे। तो एक सीधी रे ये जाएगी फोकस के थ्रू, दूसरी हमने ले लिया पोल के थ्रू, तो ये सेम एंगल से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, राइट। ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये थोड़ा सा अप साइड में है, ये थोड़ा सा डाउन साइड में है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये इस तरफ तो कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इसको जब हम पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ जब हम खींचते हैं, तो हम देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये दोनों रे यहाँ पे आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। जब हम पीछे की तरफ इसको मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये एक पॉइंट पे आकर के दोनों रेस मीट कर जाती हैं। दैट मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है तो हमें मिरर के पीछे इमेज बनती है और सीधी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी चारों के केस, बाकी पांचों केस हमने देखा, सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, लेकिन कनकेव मिरर के केस में सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा केस है जिसमें हमें सीधी इमेज मिलती है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन। लुक एट दिस, एक ये सी के थ्रू इसने गुजारा है ना, एक रे सी के थ्रू गई और वो उसी पथ पे वापस आ गई। फिर दूसरी रे पोल के थ्रू हमने लिया तो वो पोल के थ्रू इस तरह से आएगी और ये दोनों रे जा करके वर्चुअली मीट करती है ना। रियल लाइफ में ये दोनों मीट नहीं करती है, ये इस दोनों को हमें ज़बरदस्ती मिलाना पड़ता है पीछे ले जा करके। तो ये पीछे एक पॉइंट पर मिलती है, इसलिए इसको हम वर्चुअल मीटिंग कहते हैं और इस इमेज को वर्चुअल कहा जाता है। एंड बिकॉज अप साइड में बन रहा है इमेज, अप राइट डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए इरेक्ट है यानी कि सीधा है, एंड वर्चुअल है। जब दोनों रे रियल में मिलेगी तो रियल इमेज बनेगी और जब वर्चुअली मीट करती है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसमें ये दोनों रे पैरेलल है तो ये कभी मीट ही नहीं करेगी, इसलिए पोजीशन क्या हो गई इमेज की, इन्फिनिटी पे। साइज क्या हो गया, हाईली इनलार्ज। ओके, तो ये 6 केसेस थे कनकेव मिरर के जो कि हमने देखे। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 9.5। अब इसमें क्या कर रहा है, कन्वेक्स मिरर लेना है। होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन इन द अदर हैंड, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर। आपको एक कन्वेक्स मिरर लेना है, यहाँ पे आपको पेंसिल इस तरह से रखनी है और इसमें आपको देखना है कि कैसी इमेज बन रही है। तो आप देखेंगे कि छोटी इमेज बनती है, इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो छोटा हो रहा है, डिमिनिश्ड। ओके, अब क्या करना है, मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली। अब इसको दूर करना है, इस तरफ खींचते जाना है, इसको मिरर से दूर करते जाना है। जैसे जैसे हम दूर करेंगे हम ये देखेंगे कि उस इमेज के साइज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है।
रिपीट दिस एक्टिविटी केयरफुली, स्टेट वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर टू और फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस एज द ऑब्जेक्ट इज मूव अवे फ्रॉम द मिरर। आपको ये पता लगाना है, इस एक्टिविटी को बार बार दोहरा करके ये पता लगाना है, जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाते हैं तो इमेज जो बनती है वो फोकस के पास बनती है या दूर बनती है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हम दूर ले जाते हैं इमेज का क्या फॉर्मेशन होता है, इमेज जो बनती है वो पास बनती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हम पास ले जाएंगे तो इमेज दूर जाएगी, जब ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे तो इमेज पास आएगी। ठीक है, सो ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन। लुक एट दिस, जब हमने बहुत दूर रखा था इमेज को तो हमें कुछ इस तरह की इमेज मिल रही थी जो कि वर्चुअली जा कर के मीट कर रही थी फोकस पे, पॉइंट साइज की इमेज मिल रही थी। फिर हमने जैसे जैसे इसको क्लोज लाना शुरू किया ऑब्जेक्ट को तो हमने देखा कि इमेज का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और इमेज क्लोज आ रहा है ना। यहाँ पे फोकस पे बन रहा था इमेज जब दूर था ऑब्जेक्ट, तो जब पास आया ऑब्जेक्ट तो ये फोकस से शिफ्ट हो रहा है पोल की तरफ। ठीक है, तो जब दूर था तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे, और जब क्लोज ला रहे हैं हम मिरर के तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, पास आ रही है ना, तो इमेज भी क्लोज आ रही है, इमेज भी क्लोज आ रही है। यही इसमें ऑब्जर्व करना था। ओके, और डिफरेंट केसेस को चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि इसमें दो ही तरह के केसेस हमें देखने को मिले। जब बहुत दूर था ऑब्जेक्ट तो हमें फोकस पे इमेज मिल रही थी, दोनों ही कंडीशन में हमें हमेशा ही बिहाइंड द मिरर इमेज बनी, यानी ये मिरर है तो इसके पीछे। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको आगे का साइड कहा जाता है और जो पेंटिंग वाला सरफेस होता है उसको हम बिहाइंड द मिरर कहते हैं। तो हर केसेस में हमें कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है और हमेशा छोटा इमेज बनता है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ याद रखने वाली बात है नहीं। अब इन सारी एक्टिविटीज़ को, इन दोनों ही एक्टिविटीज़ को 9.4 एंड 9.5 को देखने के बाद हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इस दोनों में हमें क्या सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे हम इमेज को पास लाते हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, है ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज होता जाता है इमेज का फॉर्मेशन फार्दर होता जाता है, दूर होता जाता है। राइट, जैसे कि यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था, फिर और पास आया तो ये पीछे की तरफ घसक रहा है, और पास आया तो ये और पीछे घसका, ये और पास आया, क्लोज आया, ये और क्लोज, तो ये देखो बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास कर रहे थे इमेज जो है वो पोल की तरफ शिफ्ट हो रही थी, है ना। तो ये कनकेव मिरर का है। और दूसरी चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व करी कि कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। एंड कन्वेक्स मिरर से हमेशा ही छोटी और इरेक्ट इमेज बनती है, हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। लेकिन कनकेव मिरर से हमें हर साइज की इमेज मिलती है, ये डिपेंड करता है उसके पोजीशन पर। इससे हमें रियल इमेज भी मिलती है और वर्चुअल इमेज भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि कन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं रेयर व्यू में, रेयर साइड मिरर में हम इस कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है ना ये वाइडर व्यू हमें देता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग इन नेचर होता है तो ये हमें दूर तक का व्यू हमें देखने में मदद करता है। इसलिए हम जो साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों एक्टिविटीज से बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक सीधी इमेज हमें ऑब्टेन करनी है यूजिंग अ कनकेव मिरर। अब याद कर लीजिए आप, कनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस आता है जिसमें इरेक्ट इमेज बनती है। वो कौन सा केस है? जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है। ओके, अब यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से कितनी होगी? तो ये 15 से तो कम ही होगी, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। राइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? जब फोकस और पोल के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट तो कैसा नेचर होता है इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? तो लार्जर बनेगा क्योंकि पीछे की तरफ जा करके मीट करती है, तो लार्जर इमेज बनता है। और उसके बाद क्या करना है? रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका
ray diagram. To obtain an erect image of an object from a concave mirror of focal length 15 cm, the object must be placed anywhere between its pole and the principal focus. इसलिए जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक होगा, ठीक है. The image formed will be virtual, erect and enlarged in nature as shown in the ray diagram given below. ये आपका आंसर NCERT का ये क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं. अब इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से अ डिस्टेंट ट्री. बहुत दूर एक कोई पेड़ है, उसको आपको ले लेना है और उसे प्लेन मिरर में उसकी इमेज देखने की कोशिश करनी है. कुड यू सी अ फुल लेंथ इमेज. तो हम कितना भी बड़ा प्लेन मिरर ले लेते हैं, हमें इस ट्री की पूरी इमेज हमें इस प्लेन मिरर में देखने को नहीं मिलेगी. अब क्या करना है, ट्राई विथ प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइज. हमने बहुत बड़ी बड़ी साइज की प्लेन मिरर ले ली, हमें वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा. अब क्या करना है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद द कनकेव मिरर. अब आपको कनकेव मिरर लेना है और कनकेव मिरर से उसको चेक करना है, फुल लेंथ इमेज उसमें लाने की कोशिश करनी है. तो कनकेव मिरर से भी हमको फुल लेंथ की इमेज हमें नहीं देखने को मिलती है पेड़ की. अब क्या करना है, कन्वेक्स मिरर से आपको चेक करना है. तो कन्वेक्स मिरर के केस में हम ये पाएंगे कि हम सक्सीड हो जाते हैं, हमें पूरी की पूरी इमेज हमें दिखाई देने लगती है. एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन विद रीज़न. रीज़न क्या है, वाइड व्यू. इसका जो वाइड रेंज है ना, उसकी वजह से हमें बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट की भी इमेज उसमें दिख जाती है, क्योंकि हमेशा इससे हमें कैसी इमेज मिलती है, डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, छोटी इमेज मिलती है. इसलिए पूरे हाइट को वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे आपको क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद रखना है. हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि हमने प्लेन मिरर से और कनकेव मिरर से हम देखने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन कन्वेक्स मिरर से हमें फुल लेंथ इमेज देखने को मिल जाती है. रीज़न क्या है कि प्लेन और कनकेव मिरर जो है वो डिफरेंट साइज की इमेज देता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड हमेशा छोटी इमेज देता है, जो कि उसको ये अलाउ करता है कि वो वाइड फील्ड को अपने अंदर फिट कर सके. एक छोटे से स्पेस में वो इतने बड़े ऑब्जेक्ट के इमेज को इस छोटे से जगह में फिट कर सके, है ना. इसका जो सरफेस होता है वो इस बात को अलाउ करता है, ठीक है. तो इसलिए कन्वेक्स मिरर से हम ये चीज़ देखने में सक्सेस हो जाते हैं. यहाँ से आपका ना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है. इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं. एक रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन था जो कि हमने अभी कवर अप किया. अब दूसरा पोर्शन आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यहाँ से हम देखेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है. तो इसके लिए फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लेस अ क्वाइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट फिल्ड विद वाटर विद योर आई टू अ साइड अबव वाटर. ट्राई टू पिक अप द क्वाइन इन वन गो. आपको क्या करना है, एक बकेट ले लेना है, उसमें पानी भर देना है, उसके बाद उसमें एक कॉइन डालना है, ठीक है. कॉइन डालने के बाद उसको क्या करना है, आपको एक ही बार में उस कॉइन को पकड़ने की कोशिश करना है. तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे ना कि आप जब हाथ डालते हो उसमें तो आप उसको नहीं पकड़ पाते हो, वहाँ पे आपको कॉइन नहीं मिलेगा. जैसे कि यहाँ पे कॉइन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जब अपना हाथ हम डालेंगे तो हम उस कॉइन को नहीं पाएंगे, वहाँ पे हम उसमें सक्सीड नहीं होते हैं. रिपीट द एक्टिविटी, व्हाई डिड यू नॉट सक्सीडिंग इन डूइंग इन वन गो. आस्क योर फ्रेंड्स टू डू दिस, कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स. तो आपको इस एक्टिविटी को बार बार दोहराना है. हर बार आप यही पाएंगे कि हम उस कॉइन को नहीं पकड़ पा रहे हैं. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो देखो एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पे कॉइन्स है, ठीक है. अब यहाँ पे कॉइन्स है, वाटर में है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है. तो हम जो देख रहे हैं हम किस मीडियम में है, एयर मीडियम में, और ये कॉइन कहाँ पे रखी हुई है, वाटर में रखी हुई है. तो जब लाइट वाटर से ट्रेवल करती है तो इसको आना चाहिए तो सीधा, लेकिन जैसे ही ये एयर में इंटर करती है ना तो इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है. यहाँ पे वाटर है, वाटर में इसकी स्पीड स्लो है, और जैसे ही एयर में इंटर करती है, इस सरफेस से ऊपर आती है तो इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है. तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जब स्पीड फास्ट होती है तो ये दूर भागेगी, इस नॉर्मल से दूर भागती है. तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे इसकी बेंडिंग शो होती है, ये इस तरह से बेंड हो जाती है लाइट, और तब हम जब देखते हैं तो ये हमको इसी के सीधे यहाँ पर दिखाई देता है. ये कॉइन यहाँ पे हमको दिखाई देता है, हमें लगता है कि कॉइन यहाँ पे है और यहीं पर हम अपना हाथ डालते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉइन नहीं मिल पाता है, ठीक है. तो इसका रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये जो बेंडिंग हो रही है ना लाइट की, इस बेंडिंग को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन. बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. ओके, सो ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन. वी
फेल टू पिकअप द कॉइन इन वन गो। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि कॉइन जो है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखता है, रेज्ड दिखता है, क्योंकि लाइट जो है जब वाटर से एयर में इंटर करती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और बेंड होने की वजह से हमें इसका एंगल चेंज हो जाता है। हमें लगता है कि यहाँ से लाइट आ रही है और हम यहीं पे अपना हाथ डालते हैं, इसी वजह से जब हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ रॉन्ग पोजीशन पे जाता है और हम कॉइन को नहीं पकड़ पाते हैं। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एंड इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कोई भी चीज़ अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से थोड़ी सी रेज्ड दिखाई देती है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, इसको भी समझते हैं। इसमें क्या कर रहा है, प्लेस अ लार्ज शैलो बाउल, इस तरह से लेना है, उसमें एक कॉइन रख देना है आपको, और उसके बाद इसको क्या करना है, आपको इस ये जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पर से आपको दूर जाना है। इतना दूर जाना है कि आपको वो कॉइन दिखना बंद हो जाए। जहाँ पर जिस पोजीशन पे आपको ये कॉइन दिखना बंद हो जाता है वहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। फिर आपको किसी भी मेंबर से, अदर आपके फ्रेंड्स से, या फिर अगर आप घर में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अदर फैमिली मेंबर से कहना है कि उसमें आप पानी डालिए। ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसमें पानी डालेंगे। जैसे ही वो उसमें पानी डालते जाते हैं और ये इंश्योर करना है कि इस कॉइन में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं। पानी धीरे धीरे डालना है ताकि कॉइन पहले जहाँ पर था उसी प्लेस पे रहे। ओके, तो जैसे जैसे वो पानी डालेंगे आपको एक कंडीशन आएगी जब आपको वो कॉइन फिर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो वही इस एक्टिविटी में पूछ रहा है कि डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन। तो क्या हो जाएगा इसका ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व करा कि यस, कॉइन्स बिकम विजिबल अगेन। अब इसका रीज़न बताना है, हाउ कुड दिस हैपन। तो अगेन यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब हमने पानी डाला तो वो एयर से वाटर में कन्वर्ट हो गया मीडियम, तो वाटर से अब लाइट आएगी फिर एयर में, तो फिर से बेंडिंग होगी और हमें उसकी अपरेंट पोजीशन दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से कॉइन क्या हो जाता है, तो ऐसा रेज्ड हमें दिखाई देने लगता है और हम कॉइन को फिर से देख पाते हैं। ओके, सो ऑब्जर्वेशन, कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बॉल। रीज़न क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। फिर अगेन यहाँ पे वाटर से एयर में इंटर कर रही है तो बेंडिंग हो रही है, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और स्पीड जब इंक्रीज होती है तो लाइट बेंड कर जाती है। या तो स्पीड इंक्रीज होगी तब भी लाइट बेंड करेगी, या फिर इंक्रीज स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है तो भी लाइट में बेंडिंग हमें शो होती है। ओके, सो यही रीज़न था कि हमें कॉइन फिर से दिखाई देने लगता है। अगेन इसका भी कंक्लूजन सेम होगा जो 9.7 में हमने देखा था। वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो बेंड होती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द कॉइन इमर्स्ड इन वाटर और द बॉटम और ऑफ अ टैंक पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अब जैसे कि खाली किसी भी बर्तन में जब आप पानी भर के रखते हो तो उसका जो तल होता है ना, उसका जो बॉटम पार्ट होता है वो थोड़ा सा हमें ऊपर रेज्ड दिखाई देता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन को मैंने एक ही साथ इंक्लूड कर दिया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉइन इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हाई, है ना, या फिर आपसे पूछा जा सकता है द बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हाई। तो दोनों ही का आंसर सेम होगा। क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे, दोनों ही कंडीशन में वाटर है तो हम सीधे एक्सप्लेन कर देंगे एज लाइट कमिंग फ्रॉम द कॉइन। अगर कॉइन वाला क्वेश्चन है तो यही लिखना है आपको, और अगर ये क्वेश्चन है तो हम ये लिखेंगे। ओके, फ्रॉम वाटर टू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स स्पीड। अब आपने रिफ्लेक्शन में नॉर्मल तो पढ़ा हुआ है, तो जहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं वहाँ से उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं उसको नॉर्मल कहा जाता है। तो यहाँ से कॉइन से ये लाइन ट्रेवल कर रही है ना, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे इस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल खींच दिया। अब जब ये एयर में इंटर करेगी तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि रेयरर मीडियम है। ओके, तो ये नॉर्मल से दूर जाती है लाइट। ओके, जब डेंसर, ये डेंस है ना, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, एयर की डेंसिटी कम है, तो जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो इसकी डेंसिटी, इसकी लाइट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए लाइट नॉर्मल से दूर भागता है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 9.9, इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट ऑफ वाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक टेबल पे आपको वाइट पेपर रख लेना है और उस पर थिक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेनी है। फिर प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच वे दैट वन ऑफ इट्स इज मेक एन एंगल विद द लाइन। अब इसमें आपको ना इस तरह से एंगल बनाते हुए यहाँ पे क्या करना है, ग्लास स्लैब डालना है कि ये इसके साथ एंगल बनाए। ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है इसका, इसके इज के साथ, इज मतलब किनारा, ग्लास स्लैब का जो किनारा है उसके साथ ये एंगल बना रहा हो, मतलब पूरा सीधा नहीं रखना है हमें, तो ऑब्लिकली रखना है।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम अदर साइड, फ्रॉम द साइड्स। अब इसको साइड से आपको देखना है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन अंदर, उसको ना आप इस साइड से देखो तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये लाइट हमें थोड़ी सी बेंड होती हुई दिखेगी। इसको ऐसे आना चाहिए ना सीधा, तो ये हमें सीधा नहीं दिखेगा, ये ना हमें थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, बेंड। ओके, लुक एट दिस, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्या करना है, प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज़ नॉर्मल। अब इसको नॉर्मल पे रखना है, ग्लास स्लैब को इस तरह से सीधा, ये आपने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आपको ऐसे ग्लास स्लैब को डालना है कि ये लाइन आपकी सीधी रहे, नॉर्मल के का काम करे। ओके, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि अब जो है ये जो लाइन अंदर है वो कैसी दिख रही है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम नॉर्मल पे रख करके ग्लास स्लैब को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लाइन बेंड नहीं दिखती है, नो बेंडिंग, हमें लाइन बेंडिंग शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, यहाँ पे भी तो मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन जब हमने ऑब्लिकली इंसिडेंट करा लाइट को तो बेंडिंग शो हो रही है, लेकिन जब नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है लाइट तो बेंडिंग शो नहीं हो रही है। ऐसा क्यों, मीडियम तो दोनों ही में चेंज हो रहा है। आपके मन में ये सवाल आएगा। तो रीज़न ये है कि यहाँ पे जब हम नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 है, इसी की वजह से हमें इसमें कोई भी बेंडिंग शो नहीं हो रही है। ओके, फिर क्या करना है, लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब। अब ना इसको पॉइंट, इस लाइन को अब ऊपर से देखना है आपको। जब आप ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको आपको टॉप व्यू से देखना है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये लाइन ना यहाँ पे आप रखे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है। कोई भी चीज़, अब जैसे कि आप ग्लास ले लेते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो उससे भी जब आप लेटर पढ़ते हो तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, राइट। तो वही यहाँ पर 3 चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी थी। अब आप इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। लुक एट दिस, जब हमने तिरछा ऑब्लिकली जब हम लाइट को डाल रहे हैं तो ये देखो बेंडिंग शो हो रही है, राइट, ये हमें लाइट बेंड दिख रही है। लेकिन जैसे ही हम सीधा डालते हैं नॉर्मल पे, जब हम लाइट, यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए कि ये हमारी लाइन है, तो जब हमने लाइन सीधे लाइन पर जब हमने रखा ग्लास स्लैब को, तो ये हमें बेंडिंग नहीं शो हो रही है। हम जब इधर से देखते हैं तो हमें बेंडिंग शो नहीं होती है। तो वही रीज़न है कि क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वहाँ पे 0 हो रहा है, और जब तिरछा देखते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें बेंडिंग शो हो रही है। दूसरी चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व करी, और जब ऊपर से हम देखेंगे तो हमें रेज दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, इस वजह से हमें ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा हमें बेंडिंग शो हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन, व्हेन द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड एट एन एंगल द लाइन अंडर द स्लैब अपीयर्स बेंड, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। जब हम नॉर्मल पे देखते हैं तो बेंडिंग शो नहीं होती है, जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो हमें रेज्ड दिखाई देता है। रीज़न क्या है इसका, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर करती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। तो उसी स्पीड के स्लो होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और यही वजह है कि हमें बेंडिंग शो होती है। लेकिन जब नॉर्मल पे हम रखते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है, इसलिए बेंडिंग शो नहीं होती है। और टॉप व्यू पे भी लाइट बेंड होकर के हमारी आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए हमें वो थोड़ा सा रेज दिख रहा है, राइट। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब ऑब्लिकली इंसिडेंस होता है तो बेंडिंग शो होगी, जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो हमें स्ट्रेट ही दिखेगी। ठीक है, लाइट स्ट्रेट पास कर जाती है विदाउट एनी बेंडिंग। तो रिफ्रैक्शन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस एक्टिविटी में इसी बात पे फोकस की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है, फिक्स द शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स, प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। आपको इस तरह से यहाँ पे ग्लास स्लैब इस तरह से आपको पुट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद द पेंसिल, लेट अस नेम द आउटलाइन एज ABCD। यहाँ पे आपने ग्लास स्लैब रखा और उसकी आउटलाइन खींच ली और ग्लास स्लैब को आपने हटा दिया, फिर यहाँ पे आपने नाम दे दिया ABCD। ओके, उसके बाद क्या करना है, 4 पिन ले लेने हैं आपको। 2 पिन को इस तरह से यहाँ पर आपको ना इस तरह से फिक्स करना है कि वो दोनों एक ही लाइन में दिखाई दे। एक यहाँ पर लगा देना है, एक यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लुक फॉर द इमेज ऑफ द पिन E and F थ्रू द अपोजिट ईच। अब ये जो दूसरा किनारा है इस तरफ से आपको ये पिन हमें देखना है।
ठीक है। जब हम इसे देखेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये दोनों पिन हमें एक ही लाइन में इस तरह से एक लाइन की तरह इधर से हमें दिखाई देगा। उस पोजीशन पे आपको क्या करना है, उस पोजीशन पे रुक जाना है और दो अदर पिन जो है G और H जिसे हम कहेंगे, उस दोनों पिन को यहाँ पे आपको प्लेस करना है। ठीक है, जहाँ पे हमें ये दोनों पिन एक लाइन की तरह दिख रही है, उसी पोजीशन पे यहाँ पे भी आपको दो पिन इसी तरह से लाइन में एक लाइन में लगा देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, रिमूव द पिन एंड द स्लैब, फिर पिन को और स्लैब को सबको हटा देना है। अब क्या करना है आगे, ज्वाइन द पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ द पिन्स E एंड F एंड प्रोड्यूस द लाइन अप टू AB। अब ये जो पिन आपने लगाया था इसको यहाँ तक इस एज में ला करके मिला देना है इस तरह से। इधर जो GH लगाया है उसको भी यहाँ पे ला करके मिला देना है। यहाँ पे पॉइंट दे देना है O और यहाँ पे दे देना है O डैश। उसके बाद ज्वाइन दी पोजीशन ऑफ टिप ऑफ द पिन्स E एंड F एंड प्रोड्यूस, ये हो गया। उसके बाद लेट EF मीट AB एट O पे यहाँ पे मिला देना है। फिर उसी तरह से इसको भी O डैश पे मिला देना है। यहाँ पे आपको नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर देना है और उसके बाद इस O को इस O डैश से भी इस तरह से मिला देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, ऑल्सो प्रोड्यूस EF अप टू P। अब ये जो EF आपने पिन लगाया है ना, ये जो लाइनिंग है इसको आपको पूरा यहाँ तक खींच देना है P पॉइंट तक। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे ये लाइन ड्रॉ करने के बाद कि हमने जो GH पिन डाला था वो इस P के EP FP जो है OP मान लेते हैं, यहाँ से O यहाँ से P, OP लाइन के बिल्कुल पैरेलल हमें दिखाई देती है। ओके, अब देखो रे को यहाँ पे समझो। यहाँ पे जब हमने पिन डाला तो ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। ये अंदर वाली जो रे है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं और जो बाहर निकल रही है, इमर्ज हो रही है, उसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, तो इस लाइन को जो हमने आगे एक्सटेंड किया है वो हमें इस इमर्जेंट रे के पैरेलल दिखाई दे रहा है। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जब पहला इंटरफेस है AB, इस पे जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है वो लाइन और अंदर वाली लाइन को आप ज़रा देखिए, ये वाली लाइन को आप देखिए। यहाँ पे हम जब नॉर्मल ड्रा करते हैं, अब देखो यहाँ पे उसमें थोड़ा सा कम बेंडिंग शो हुई है तो आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ से ऐसे लाइट आई और इधर आपको इस तरह से बेंडिंग शो होगी और फिर जब आप इसे बाहर, जब यहाँ से बाहर निकलती है लाइट तो वो ऐसे निकलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे दो जगह हमें बेंडिंग शो हो रही है, एक AB इंटरफेस पर और एक CD इंटरफेस पर, और दोनों ही कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। आप देख पा रहे हैं एक तरफ यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो रही है और यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि फर्स्ट इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एयर है और ये ग्लास है, राइट। तो एयर की डेंसिटी कम है, ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यानी यहाँ पे जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो रेयरर टू डेंसर जा रही है। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करेगी तो उसकी स्पीड स्लो होगी, है ना। आप जब खाली स्पेस से भीड़ वाली जगह में जाओगे तो आपकी स्पीड स्लो होगी ना, वैसे आप याद रखिए। तो रेयरर से जब डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है तो स्पीड स्लो हो जाती है, इस वजह से बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हमें देखने को मिलती है। अगेन जब ग्लास से एयर में इंटर करती है लाइट तो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, तो इसलिए लाइट की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है और ये नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है और यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस एक्टिविटी से पता चलती है। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन इमर्जेस फ्रॉम ग्लास टू एयर, जब ग्लास से एयर में बाहर आती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। दूसरी चीज़, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे में हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल है, थोड़ा सा लैटरली डिस्प्लेस्ड है। रीज़न क्या है इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब एयर से ग्लास में इंटर करती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है। और जब डेंसर से रेयरर में आती है, ग्लास से एयर में इंटर करती है तो स्पीड फास्ट हो जाती है, इसलिए उसको सहारा की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल मान लो सहारा है ना, स्पीड स्लो हुई तो इसको सहारा चाहिए तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। जब स्पीड फास्ट हो गई तो अब कोई सहारा नहीं चाहिए तो ये आवाड़ा की तरह उधर नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो डेंसर टू रेयरर में जब जाती है सेकंड इंटरफेस पे तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हमें शो होती है। ये रीज़न हो गया। इमर्जेंट रे पैरेलल क्यों है, तो इसके पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितने एंगल से ये इधर शिफ्ट होती है ना, उतने ही एंगल से सेकंड रिफ्रैक्शन पे ये उधर शिफ्ट हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए ये जो रिफ्रैक्शन दो जगह हो रहा है वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है। इसी वजह से ये दोनों रे फाइनली क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है एक दूसरे की। ओके,
इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मीडियम चेंज होने पर लाइट की जो स्पीड होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। लाइट की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती है और इसी इंक्रीज डिक्रीज की वजह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। सेकंड चीज़ हमने क्या नोटिस करी कि जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल शो होगा। जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, बेंडिंग हमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये आपको काम आएगा, न्यूमेरिकल्स इसी पे बनते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल क्यों होती है, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, हम नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, होल्ड अ कन्वेक्स लेंस इन योर हैंड, डायरेक्ट इट टुवर्ड्स द सन, फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन, होल्ड द पेपर। अब क्या करना है, आपको एक पेपर ले लेना है, आपको इस तरह से रख देना है पेपर, और ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस। इसको इस तरह से रखना है कि सनलाइट जो है वो इसके सरफेस पे पड़े और नीचे पेपर रखना है। इसको आगे पीछे मूव करके एडजस्ट करना है जब तक कि आपको इस पर एक पॉइंट स्पॉट, आपको ब्लैक स्पॉट ना दिखने लगे। जहाँ पे आपको इस पर स्पॉट दिखाई देने लगेगा, ब्राइट स्पॉट दिखाई देने लगेगा, वहाँ पे आपको अपने हाथ को स्थिर कर देना है। सेम पोजीशन पर कुछ देर तक वैसे ही रखना है, पेपर को भी, इसको भी। तो कुछ देर के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ना ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ये बर्न होने लगता है, इसमें से धुआं निकलने लगता है। और अगर हम ज़्यादा देर तक रखे रहें तो इसमें आग भी पकड़ लेती है, ये पेपर क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। यही इसमें ऑब्जर्व करना था, जैसा कि आपने 9.2 में एक्टिविटी में ऑब्जर्व करा था जब हम कनकेव मिरर की बात कर रहे थे, राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है वो कनकेव मिरर के जैसा होता है, कन्वर्जिंग। ओके, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि कन्वेक्स लेंस आर आल्सो कन्वर्जिंग इन नेचर। यहाँ पे ये पेपर बर्न क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सनलाइट को क्या कर ले रहा है, एक जगह पे कंसेंट्रेट कर दे रहा है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जो पेपर को जला देती है। ओके, तो यही इसमें ऑब्जर्व करना था, आपने पहले भी देखा हुआ ये एक्टिविटी। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया कि एक ब्राइट शार्प स्पॉट उस पर अपेयर होता है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, है ना। ये नहीं कि हम कहीं पे भी रख देंगे तो हमें वो स्पॉट मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हमें वो स्पॉट मिलता है और उसी स्पेसिफिक डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। एंड ये जो पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं। किसका फोकस है ये, इस लेंस का। ओके, आफ्टर होल्डिंग द पेपर इन दैट पोजिशन द पेपर बिगिंस टू बर्न। रीज़न क्या है, क्योंकि ये सारी की सारी पैरेलल रेज जो आ रही है सनलाइट से उसको ये एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, इसी की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है जो कि पेपर को जला देता है। ओके, सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि कन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग इन नेचर होते हैं। एंड जो जहाँ पे हमें स्पॉट दिख रहा है वो उसका फोकस है, स्पॉट से लेंस की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, और जो इमेज बन रहा है फोकस पर वो कैसा है, पॉइंट साइट। वो जो डॉट, वो जो स्पॉट दिख रहा है वो क्या है एक्चुअली में, वो इमेज है सन की। ये सारी चीज़ें हमें इससे लेंस की प्रॉपर्टी का पता चला। ठीक है ना। अब आइए कुछ प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कनकेव लेंस कैसा होता है। तो कन्वेक्स लेंस जैसा कि आपने देखा कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये पैरेलल रेज को एक जगह पे कन्वर्ज करता है। जस्ट अपोजिट कनकेव लेंस डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, ये रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। मिरर में आपने देखा था कि एक ही फोकस होता है और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि उसका सरफेस एक होता है, सिंगल। लेकिन अगर हम लेंस की बात करें तो इसमें दो सरफेस होते हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। यहाँ पे भी रिफ्रैक्ट होगा, इस वाले सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन होगा और इस वाले सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होता है। इसी की वजह से इसमें दो फोकस होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर हम इसको राउंड को पूरा करें तो एक सर्कल इधर बनेगा और एक सर्कल इधर बनेगा ना, ठीक वैसे ही इसमें भी एक सर्कल इधर बनेगा, एक सर्कल इस वाले से इधर बनेगा, राइट। तो इसी वजह से दो फोकस होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कन्वेक्स लेंस में हम फोकस 2 को मेन मानते हैं, ये मेन है, और कनकेव लेंस में फोकस 1 जो होता है वो मेन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके इक्वल डिस्टेंस को 2f1 कहा जाता है, या फिर हम इसे c1 भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इमेज कैसे बनाया जाता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंस के थ्रू, तो उसकी भी 3 रूल हैं जो कि हमने पहले भी देखे थे। मिरर के केस में 4 रूल हमने देखे थे, यहाँ पे 3 रूल होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो जब भी कोई पैरेलल रेज आएगी, ये प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे कन्वेक्स लेंस के
फोकस 2 पर कन्वर्ज होती है, फोकस 2 के थ्रू पास होगी। ये पहला रूल। कनकेव लेंस में अगर हम बात करें तो पैरेलल आने वाली रे फोकस 1 के थ्रू डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। ठीक है, इसमें फोकस 1 पे कन्वर्ज होगी और यहाँ पे फोकस 1 से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। ये पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कोई रे फोकस के थ्रू आ रही है तो वो पैरेलली इमर्ज करेगी। ठीक वैसे ही कनकेव लेंस में भी होगा, अगर कोई रे फोकस 2 के थ्रू इमर्ज होती हुई आ रही है तो वो पैरेलली इमर्ज करेगी। थर्ड रूल, अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई रे आ रही है तो वो उसी पाथ पर वापस रिफ्रैक्ट हो जाती है, उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। दोनों ही केसेस में, कनकेव लेंस में और कन्वेक्स लेंस में, ये 3 रूल होते हैं आपको जो कि आपको इमेज बनाने में हेल्प करते हैं, इमेज फॉर्मेशन डायग्राम बनाने में आपको हेल्प करेगा। ये तीनों रूल आपको याद होना चाहिए। ओके, अब आइए नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें आपको इमेज ही फॉर्मेशन करना है, कन्वेक्स लेंस लेना है। ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेनी है 5 लाइन ऐसे सेम डिस्टेंस पर। ये दोनों जो डिस्टेंस है ना बीच की, ये सेम होनी चाहिए सबकी। अब क्या करना है, प्लेस द लेंस ऑन अ लेंस स्टैंड, प्लेस इट ऑन द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन जो है यहाँ पे आपको लेंस रख देना है। द 2 लाइन ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में 2-2 लाइन जो है ये, इसको आपको ना फोकस 1 2f1, फोकस 2 2f2, इस तरह से आपको नेमिंग कर देना है, लेटर लिख देना है, मार्क कर देना है। अब बर्निंग कैंडल रखना है फार बियॉन्ड 2f1, इसके पीछे बहुत दूर बर्निंग कैंडल रखना है और उसकी क्लियर शार्प इमेज स्क्रीन पे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, यहाँ पे आपने लेंस रखा है तो इसका अपोजिट ये हुआ, तो इसके अपोजिट साइड में एक स्क्रीन यहाँ पे रखना है और उसमें आपको इमेज ऑब्जर्व करना है इस कैंडल की। उसी तरह से इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, जगह चेंज करना है। आपने 2f1 से पीछे रखा, फिर बियॉन्ड 2f1 रखेंगे, फिर 2f1 पे रखेंगे और इमेज फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको आइए हम बारी बारी से इमेज फॉर्मेशन के थ्रू ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस जब इन्फिनिटी पे रहे, यानी कि फार बियॉन्ड 2f1। ओके, तो कन्वेक्स लेंस का केस है। तो ये रहा कन्वेक्स लेंस, इसका प्रिंसिपल फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये 2f1, इधर 2f2 होगा और ये रहा आपका 2f2। बहुत दूर रखना है कोई इमेज, तो उससे जो भी रे आएगी याद रखना है आपको कि इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाली सारी की सारी रेज क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी। तो कोई भी 2 रे ले लेना है पैरेलल। तो मान लेते हैं कि एक रे आई पैरेलल, तो ये फोकस के थ्रू रिफ्रैक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू रूल। फिर दूसरी रे भी वैसे ही आएगी, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी। अब आपको इमेज का कैसे पता करेंगे हम, तो देखो ये एरो दे देंगे ताकि पता चलेगा इंसिडेंट रे कौन है, रिफ्रैक्टेड रे कौन है। ठीक है ना। अब देखो जहाँ पर ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही इमेज की लोकेशन कहलाती है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों रे मीट कर रही है तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और इमेज हमें पॉइंट साइज्ड दिख रहा है। ठीक है, अगर इमेज बड़ा होता तो वो हमें या तो उल्टा दिखता या तो ऊपर की तरफ दिखता इस तरह से, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे बन रहा है, मतलब पॉइंट साइज्ड इमेज बन रहा है। लोकेशन क्या है, f2 पे, बिहाइंड द मिरर, सॉरी बिहाइंड द लेंस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। लोकेशन पूछता है, पोजीशन, तो पोजीशन f2 हो गया। साइज पूछेगा तो बिल्कुल पॉइंट साइज्ड है। और तीसरी चीज़ पूछेगा नेचर, कैसी इमेज है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये पिक्चर देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, तो ये है इमेज की लोकेशन। अब सेकंड केस देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 और 2f1। C1 को ही 2f1 कहते हैं, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, आप स्केल से करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है ना, ऐसे करने से दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया f1, यहाँ पे हमने ले लिया 2f1, इधर f2 2f2। बियॉन्ड C1 रखना है, यानी यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। एक रे हम सीधी निकालेंगे, वो f2 के थ्रू जाएगी। दूसरी रे हम फोकस के थ्रू ले लेते हैं, तो ये इमर्ज करेगी इस तरह से। तो आप देख रहे हो f2 और 2f2 के बीच में यहाँ पे आकर के मीट कर रहा है, राइट। ये दोनों रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, f2 और f2 के बीच में। तो ये लोकेशन हो गई। इमेज का साइज इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है, यानी डिमिनिश्ड है।
तीसरी चीज़ हमें नेचर पता करना है, तो देख रहे हो आप कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इन्वर्टेड है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड है नेचर। ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई। तो लुक एट दिस, ये रहा, इस तरह से आपको इमेज का फॉर्मेशन होगा। पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2, साइज डिमिनिश्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जब 2F1 पे रहेगा, ये ऑप्टिकल, ये F1, ये 2F1, F2, 2F2, 2F1 पे अब रखना है यहाँ पे। एक रे सीधी निकालेंगे और वो जाएगी F1 के थ्रू, F2 के थ्रू। फिर दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर हम मान लिया ले लेते हैं, ये इस तरह से गुजरेगी। अब आप देखो ये कहाँ पे मीट कर रही है, 2F2 पर, राइट। और बिल्कुल सेम साइज है, इस दोनों का साइज जो है वो क्या है, सेम है, साइज सेम है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और लोकेशन क्या है, 2F2 पर। ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई। लुक एट दिस, पोजीशन 2F2 पे या C2 पे सेम साइज की इमेज बनेगी और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 और F1, इस दोनों के बीच में अब कहीं पे ऑब्जेक्ट है तो कैसी इमेज बनेगी वो आपको पता करना है। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये F2F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2। F1 और 2F1 के बीच में रखना है। यहाँ पे C1 भी आपको दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, एक रे हम सीधी निकालेंगे, ये जाएगी F2 के थ्रू। दूसरी रे हम कोई भी ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये इसके पीछे बियॉन्ड 2F1 कहीं यहाँ पे आकर के ये इमेज जो है बन रही है। दोनों लाइन यहाँ पे आकर के मीट कर रही है, और इस ऑब्जेक्ट के साइज से इसका साइज कैसा है, बड़ा है, इन लार्ज है, राइट। तो साइज इन लार्ज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और लोकेशन क्या है, बियॉन्ड 2F2। ओके, सो ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन, बियॉन्ड 2F2 बनेगा, साइज इन लार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ये आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, प्रैक्टिस से ये सब हो जाता है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रहेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, 2F1, F2, 2F2, फोकस पे है ऑब्जेक्ट। एक रे सीधी निकालेंगे, वो F2 के थ्रू जाएगी। दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से। तो आप देखो ये दोनों रे को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों बिल्कुल एकदम पैरेलल जा रही है, यानी ये कभी मीट ही नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में जो है इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमने जो स्क्रीन लगाया है उस पर हमें इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, इसकी पोजीशन क्या बताएंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, यानी कि वो हमें नहीं दिखेगी। साइज क्या है, इन्फाइनेटली लार्ज है, बहुत बड़ा है, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें थोड़ा अलग इमेज बनता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। अब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। आप देख पा रहे हो कि धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, पास आ रहा है। तो हमें इमेज कैसी मिल रही है, दूर जाती हुई, राइट। पहले फोकस पे बना था इमेज, फिर फोकस और 2F2 के बीच में बना, फिर 2F2 पे मिला, फिर उससे भी दूर। तो यानी कि इमेज जो है वो दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है। कन्वेक्स लेंस में हमने ये कंक्लूड किया है। लास्ट केस देख लेते हैं। फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ऑब्जेक्ट। ये फोकस 1 है, यहाँ पे F2, ये 2F2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, एक रे सीधी जाएगी, सीधी गई, F2 के थ्रू क्रॉस करेगी। दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले लेते हैं इस तरह से। तो ये देखो इस दोनों की डिस्टेंस थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो हो सकता है ये अगर हम इस साइड में डिस्टेंस को, अगर हम इस दोनों लाइन को आगे की तरफ इमर्ज करेंगे तो हो सकता है कि कहीं पे जा कर के मीट कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों थोड़ी सी डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। तो आगे तो मिलना इम्पॉसिबल है ना। मिरर के लेंस के बैक साइड में तो ये मिलेगी नहीं। तो ये मीट करेगी जब हम इसे इस तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इस रे को जब हम इस तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहीं जाकर के यहाँ पे ये 2F1 है, तो ये 2F1 के पीछे कहीं पे जाकर के वर्चुअली मीट करती है। 2F1 के पीछे जाकर कहीं पे ये वर्चुअली मीट करती हुई दिखेगी। ये है इमेज की लोकेशन। फ्रंट ऑफ द लेंस कैसी बन रही है, सीधी है, इरेक्ट है।
तो इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होगी, क्योंकि लाइन रे, दोनों रे जो है वो वर्चुअली मीट कर रही है ना, खुद से अगर मिलेगी तो रियल, वर्चुअली मीट करेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 6 केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो है अलग रिजल्ट हमें मिलता है, पोजीशन फ्रंट ऑफ द लेंस मिलती है, साइज इन लार्ज होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेचर जो होता है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो कन्वेक्स लेंस में आपने देखा हमें डिफरेंट साइज की इमेज मिल रही है, पॉइंट साइज भी इमेज मिल रही है, छोटी भी मिल रही है, सेम साइज की भी मिल रही है, इन लार्ज भी मिल रही है और वर्चुअल इरेक्ट भी मिल रही है। ओके, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व करा कि कन्वेक्स लेंस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है लेंस के, वैसे वैसे उसकी इमेज जो है वो दूर बनती है, इमेज जो है फार्दर अवे होती जाती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है वैसे वैसे जो इमेज की साइज है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। यहाँ पे पॉइंट साइज था, यहाँ पे इनलार्ज हो गया, तो इमेज की साइज भी इंक्रीज होती है और इमेज जो है वो लेंस से दूर होता जाता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम कनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कनकेव लेंस से मिरर फॉर्मेशन चेक करना है आपको। तो इसमें हमें किसी भी कंडीशन में बस 2 केसेस देखने को मिलते हैं। जब बहुत दूर इमेज रखी हुई होती है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, तो हमें फोकस पे मिलता है इमेज, पॉइंट साइज मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। और जब इन्फिनिटी से कहीं पे, जैसे कि ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये f1, ये 2f1, यहाँ पे f2 और उधर 2f2 है, तो बहुत दूर अगर हमने रखा हुआ है तो फोकस पे आकर के मिलेगी यहाँ पे है ना, क्योंकि रे जाती है इस तरह से, तो ये इस तरह डाइवर्स हो जाती है, तो वो वर्चुअली हम इसको पीछे की तरफ खींच करके यहाँ पे मीट कराएंगे। ठीक है ना, ये दूसरी रे इस तरह से गई, ये डाइवर्स हो जाएगी, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन से। जब वर्चुअली मीट करती है तो उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे आकर के f1 पर मीट करेगी। कन्वेक्स लेंस में f2 पर मीट करती है, कनकेव लेंस में f1 पे वर्चुअली मीट करती है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। और जब इन्फिनिटी से जैसे ही पास लेकर के आते हैं हमें सेम कंडीशन मिलती है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी और वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, और उसका जो लोकेशन होगा वो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में, यही लोकेशन हमें हमेशा मिलती है। ठीक है, तो इसमें 2 ही केसेस होते हैं। लुक एट दिस, पहली केसेस यहाँ पे आकर के मीट कर रही है, दूसरी केसेस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये देखो कैसे मीट कर रहा है, पहली रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से पास कराया तो वो तो उसी वे में रिटर्न हो जाएगी इस तरफ, दूसरी रे पैरेलल गई, इस तरह डाइवर्स हो जाएगी, तो इसको हम पीछे की तरफ ला करके मीट कराएंगे। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज इसको हमने पीछे डॉट डॉट करके इंटरसेक्ट कराया है, तो इसलिए वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, दैट्स वाई वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये 6 केसेस कन्वेक्स लेंस का, 6 और 2 केसेस कनकेव लेंस का आपको याद रखना है। अब ओके, ये मैंने बता ही दिया है, ये रहा, आपको याद रखना है ये दोनों चीज़ें। इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन फोकस पे होगा, साइज पॉइंट साइज एंड वर्चुअल इरेक्ट, दोनों ही केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि कनकेव लेंस से हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है और हमेशा डिमिनिश्ड मिलती है, छोटी मिलती है। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें, दोनों ही लेंसेज के कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, ये आपको याद रखना है, और कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है ना। दूसरी चीज़ कि कन्वेक्स लेंस में हमने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज होता जाता है लेंस के, इमेज का फॉर्मेशन दूर होता जाता है और इमेज की जो साइज है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है, राइट। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही कंडीशन मिलती है, हमेशा डिमिनिश्ड और वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चंस इन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज अ स्फेरिकल मिरर और लेंस, आपको यहाँ पे मिरर यूज करना है या लेंस करना है यूज। व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस, यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, ऐसे केसेस जिसमें इमेज जो बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो आप फटाक से याद कर लोगे कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनती है, या तो वो कनकेव लेंस होगा कनकेव लेंस के केस में, या फिर मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर हो सकता है, या फिर कनकेव मिरर में 6 केस,
कनकेव मिरर में भी 6 केस होता है। छठा केस जिसमें फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो। या अगर हम लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में भी 6th केस जो होता है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है, तभी हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलेगी। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, इमेज फॉर्म्ड इज इन लार्ज एंड बिहाइंड इट। इन लार्ज इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनेगा, किस लेंस के किस डिवाइस के साथ ऐसी इमेज बनेगी हमें, तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर ले लेते हैं। तो कनकेव मिरर, ये रहा हमारा पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। जिस तरफ इसका कर्वेचर खुला हुआ है उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ले लिया हमने फोकस, और यहाँ पे लोकेशन दे दिया है ऑब्जेक्ट का, फोकस और डिवाइस के बीच में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब देखो यहाँ से एक रे जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी फोकस के थ्रू, दूसरी रे हमने पी के थ्रू अगर इसको ले लिया इस तरह से तो वो ऑब्लिकली इस तरह से करती है। तो ये आगे तो मीट नहीं करेगी, ये पीछे ही जा करके मीट करेगी, राइट। तो यहाँ पे ये वर्चुअली मीट करती है, तो हमें कैसी इमेज मिल रही है, इन लार्ज और बिहाइंड इट, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। ओके। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज इन लार्ज एंड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा किस केस में होता है, लेंस के केस में, है ना। लेंस की बात अगर हम करें, कन्वेक्स लेंस की, तो इसमें जब हम f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इससे एक रे जो निकलेगी वो तो फोकस के थ्रू जाएगी, दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ऐसे करते हैं तो ये दोनों इधर मीट नहीं करेगी, ये पीछे की तरफ जा कर के मीट करती है और हमें इन लार्ज इमेज मिलेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट भी मिल रही है, इन लार्ज भी मिल रही है, और सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी कंडीशन सही हो गई। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कन्वेक्स लेंस। थर्ड में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इन्फिनिटी पर है, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है, मतलब कि या तो मिरर के केस में कन्वेक्स मिरर होगा या लेंस के केस में कनकेव लेंस होगा। आगे क्या कर रहा है, एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की लोकेशन क्या है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये कब बनता है, कनकेव लेंस के केस में, ठीक है। तो इसका कनकेव लेंस हो जाएगा। लास्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार बना करके। ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट का कनकेव मिरर, सेकंड का कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिल। अ पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। जब हम पेंसिल को ग्लास में डालते हैं, पानी भरे हुए ग्लास में, तो ये जो सरफेस है यहाँ पर ये थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड बेंट दिखाई देती है हमें। विल द पेंसिल अपीयर टू बी बेंट टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड्स लाइक केरोसिन और टर्पेंटाइन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पेंसिल को जब हम पानी में डालते हैं तो वो बेंट दिखती है, अगर हम उस पानी के जगह पर केरोसिन और टर्पेंटाइन यूज़ करेंगे तो क्या सेम बेंडिंग दिखाई देगी हमें। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, केरोसिन का अलग है, टर्पेंटाइन का अलग है, तो सब में बेंडिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके। इसी को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। सो ये रहा आपका आंसर। If we use other liquids like kerosene or turpentine instead of water, the pencil appear to bend to the different extent. This is because their refractive indices are different, which in turn produce a deviation from incident ray by different extent. Okay? और ये तो आप समझ ही गए हैं क्यों बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस भी देख लिए हमने। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर 10, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 10.1 में क्या कहा जा रहा है, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स, प्लेस अ ग्लास प्रिज्म। अब आपको यहाँ पे ग्लास प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। ग्लास प्रिज्म को एक पेपर पे इस तरह से रख देना है और उसकी आउटलाइन इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेनी है, उसको नाम दे देना है ABC। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस से AB ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, P और E, इस दोनों पॉइंट पर पिन फिक्स कर देना है जैसा कि इस फिगर में बताया गया। उसके बाद लुक फॉर द इमेज ऑफ द पिन फिक्स्ड एट P and Q थ्रू अदर फेस। अब इस तरफ से आपको इस दोनों PQ इमेज, ये जो पिन आपने रखा है, इसको इस सरफेस से ऑब्जर्व करना है, इधर से आपको देखना है।
तो जब आप इधर से देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे इस पोजीशन पे ये दोनों इमेज आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों पिन जब हम इस साइड से देखते हैं तो हमें कुछ इस लोकेशन पर हमें दिखाई देता है। अब क्या करना है, जहाँ पे आपको ये PQ दिख रहा है वहाँ पर 2 पिन लेना है R एंड S और उसको आपको यहाँ पे सेम स्ट्रेट लाइन में लगा देना है जैसा कि इसमें लगाया हुआ है। ओके, उसके बाद ग्लास प्रिज्म में पिन को हटा देना है। अब इस PE को एक्सटेंड कर देना है, यहाँ तक AB सरफेस तक एक्सटेंड कर देना है। उसी तरह से ये RS को भी मिला देना है F पॉइंट पर ला करके इस तरह से। अब क्या करना है, द लाइन PE मीट्स द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E, सिमिलरली ज्वाइन एंड ये कर देना है। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर, आपको नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर देना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंसी, से आप फैमिलियर हो चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब देखो हमें ऑब्जर्व करना है, हमने पिन यहाँ पे रखा था, है ना, लेकिन जब हम इस साइड से देखते हैं तो हमें ये लोकेशन पता चल रही है, यहाँ पे हमें दिख रहा है पिन। ऐसा क्यों होता है? ये तो सीधा हमें यहाँ पे दिखना चाहिए ना, यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? इतना बेंडिंग जो हुई है वो क्यों हुई है? अगेन यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, और कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लाइन डाला, ठीक है, तो ये जैसे ही इस सरफेस पे पड़ती है रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब ये एयर है और ये ग्लास है, मीडियम चेंज हो रहा है, स्पीड स्लो होगी या फास्ट? स्पीड स्लो होगी। स्पीड स्लो होगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी लाइट, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, तो ये नॉर्मल की तरफ इस तरह बेंड हो गई। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट सरफेस पे पहुंचती है तो यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास टू एयर, तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? फास्ट होगी। फास्ट होगी तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। ये नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए ऐसे, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। इधर नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो इस साइड नहीं जा करके ये इस साइड भागेगी, तो इस तरफ बेंडिंग हमें शो होती है। इसी वजह से ये जो पिन है इसकी पोजीशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो यही इस एक्टिविटी में बताया गया है कि प्रिज्म से जब हम किसी भी रे को गुजारते हैं, एक सिंगल रे को गुजारते हैं, तो प्रिज्म जो है हमेशा ये अपनी रे को अपने बेस की तरफ ही बेंड करती है। दोनों ही केसेस में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसके बेस की तरफ बेंडिंग हुई और सेकंड केसेस में भी बेस की तरफ ही बेंडिंग हुई। तो पहला कंक्लूजन हमारा ये निकला। दूसरा हमने क्या देखा कि ये जो इमरजेंट रे है, इसको अगर हम अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टोटल डेविएशन कितना हो रहा है। ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो इसको सीधा यहाँ जाना चाहिए, राइट, लेकिन लास्ट में ये कहाँ पर से इमर्ज हो रही है? यहाँ पर से। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे मीट हो रही है ना, तो टोटल एंगल यहाँ पे डेविएशन कितना हो रहा है? इतना एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को, जितने एंगल से ये रे अपने पाथ से डेविएट हो रही है, उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, ठीक है। इट मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें इस एक्टिविटी से पता चली। सो हाउ टू डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन? द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ है, दैट द बीम शुड हैव फॉलोड, ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, एंड द डेविएटेड बीम, इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो लाइट पास हो रही है वो सिंगल रे ऑफ लाइट है, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर्ड लाइट, ओके। अच्छा, क्या होता है अगर हम बहुत सारी कलर्स को एक ही साथ अगर हम इसके थ्रू पास कराएंगे तो सारी की सारी लाइट डेविएट होगी और वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डेविएट होगी, राइट, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है मीडियम में। तो आइए नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक ए स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडिल। एक थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड आपको ले लेना है इस तरह से, उसमें एक होल कर देना है। अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट, दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। और आपको इस कार्डबोर्ड को इस तरह से रखना है कि सनलाइट इस पे पड़े और इस होल होकर सिर्फ सनलाइट पास करे। और यहाँ पे आपको जो है प्रिज्म रख देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये सनलाइट आ रही है तो ये बीम का काम करेगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपने कार्डबोर्ड रखा, ये होल है, होल से लाइट निकल रही है, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन इट्स फेसेस as shown in 10.5. Turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen. अब यहाँ पे आपको एक स्क्रीन रख देना है और इसको ऑब्जर्व करना है,
तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हम इस सनलाइट को पास कराते हैं प्रिज्म के थ्रू ना, तो ये हमें डिफरेंट कलर्स की हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। यहाँ पे एक बैंड दिखाई देता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिफरेंट कलर का बैंड दिखाई देता है, 7 कलर्स का बैंड हमें देखने को मिलता है। ये हमने ऑब्जर्व करा, ठीक है। इफ़ वी टर्न द प्रिज्म स्लोली वी सी अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑन अ स्क्रीन। और उसका सीक्वेंस क्या था? विबग्योर। सबसे नीचे वायलेट, उसके ऊपर इंडिगो, उसके ऊपर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, तब रेड। ये हमें सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर, ये सीक्वेंस हमें देखने को मिला। इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, होता ये है कि जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ये अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी स्प्लिटिंग की वजह से हमें डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। और जब स्प्लिटिंग होती है तो हर लाइट रे, है ना, हर लाइट रे का जो स्पीड होता है वो सेम मीडियम में चेंज हो जाता है, अलग अलग होता है ड्यू टू इट्स वेवलेंथ। इसका जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। हर लाइट रे, हर कलर की लाइट रे का वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होता है, स्पीड अलग अलग होती है, जिसकी वजह से ये जब बेंड करती है ना तो अलग अलग एंगल से उसकी बेंडिंग होती है। ओके, ये वायलेट, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है तो ये ज़्यादा बेंडिंग हमें शो करती है, इतना बेंड हो रही है। लेकिन रेड वाली लाइट को आप देखो, इतने ही सा बेंडिंग हो रही है, यानी इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है और वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी वेवलेंथ कम वो ज़्यादा डेविएट होगी, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो कम डेविएट होता है। ओके, इसी की वजह से डिफरेंट कलर्स हमें अलग अलग बैंड में नज़र आते हैं। When the white light passes through a prism, it splits into its component colors, जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। ये स्प्लिटिंग जो हो रही है इसी को डिस्पर्जन कहा जाता है। और हर कलर की लाइट रेज का जो स्पीड होता है वो सेम मीडियम में ही अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये अलग अलग एंगल से डेविएट होते हैं, अलग अलग एंगल से डेविएट होते हैं। कोई इतना सा डेविएट होगा, कोई इतना डेविएट हो रहा है। और इसी वजह से अलग अलग डेविएट होने की वजह से हमें एक पैटर्न मिलता है, एक बैंड मिलता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, सो ओवरऑल कंक्लूजन हमें क्या निकलता है कि ये जो वाइट लाइट है, ये जो सन लाइट है, वो 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है, पहला कंक्लूजन। दूसरी चीज़ हमने क्या नोटिस करी कि डिफरेंट कलर बैंड जो है, डिफरेंट कलर्स की जो लाइट होती है वो डिफरेंट एंगल पे बेंड करती है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि स्पीड उसकी अलग अलग होती है, वेवलेंथ अलग अलग होता है हर कलर का। वायलेट जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है, रेड सबसे कम डेविएट हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेविएशन क्या है इसका? कम। इसकी वेवलेंथ कम होती है तो डेविएशन क्या है? ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी वजह से हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है और यही होता है रेनबो फॉर्मेशन में भी। तो ये भी आपको याद रखना है कि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। उस वाटर ड्रॉपलेट्स पे सनलाइट पड़ती है और वो रिफ्रैक्ट होकर के हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें इसमें क्या याद रखना है? इस एक्टिविटी में जो हमें बैंड मिला कलर्ड कंपोनेंट का, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है उसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। और अगर वाइट लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है तो उसको हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं? इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ एंड इमरजेंट रे के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो बस इतना ही था, यही 2 एक्टिविटीज़ थी इन चैप्टर्स में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।